अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आगाज़े किस्म में मैयत आफंदी लुका के खुफिया ठिकाने पर पहुंचकर सबको हलाक कर देते हैं। उनके पीछे फ़हीम पाशा भी होते हैं। फ़हीम पाशा कहते हैं कि लुका ने हमारे आने से पहले इन बाकी लोगों का काम तमाम कर दिया। दूसरी तरफ फ्रेडो और लुका आमने सामने होते हैं। लुका कहता है कि तुमने मुझे फिर से धोखा दे दिया फ्रेडो। फ्रेडो कहता है कि रुक जाओ भाई रुक जाओ, लेकिन लुका नहीं रुकता और फायर कर देता है। नीचे फ़हीम पाशा कहते हैं कि फ्रेडो मर गया। वो फायरिंग की आवाज सुन के तेजी से दौड़ते हैं। फ़हीम पाशा जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं, फ्रेडो गोली से जख्मी हो चुका होता है। वो बताता है कि पाशा वो शेखुल इस्लाम को अगवा करेंगे। फ़हीम पाशा कहते हैं कि ठीक है फ्रेडो, तुम पुरसकून रहो, तुम सिर्फ मेरे फ्रेडो हो और नाकाबिल तस्खीर हो, हम तुम्हें अस्पताल ले जाएंगे। इसके बाद मंजर पलटता है। अफसन खातून खानदान के कमरे में मौजूद होती हैं। वो खादमा से पूछती हैं कि खानदान कहाँ है। खादमा कहती है कि वो आराम कर रही हैं। बराए मेहरबानी आप तशरीफ रखें, मैं उनको बताती हूँ। इतने में अफसन खातून की कुर्सी के नीचे पड़ी तस्वीर पर नजर पड़ती है। अफसन खातून फौरन से तस्वीर उठा लेती है और देखती है उसके पीछे किसका नाम लिखा है। अफसन कहती है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मेरी तस्वीर यहाँ कैसे है। दूसरी तरफ स्नेहा सुल्तान बीदार के पास पहुँच जाती हैं और बताती हैं कि मैं कुछ बताना चाहती हूँ और ये आप मुझसे पहले सुन लें तो बेहतर होगा। बीदार कहती हैं कि हाँ मैं सुन रही हूँ। स्नेहा बताती हैं कि खदीजा अपने वालिद के पास चली गई है। बीदार कहते हैं कि वासफी अफंदी का क्या होगा। स्नेहा बताती हैं वो तलाक ले रही हैं। वासफी पाशा को मालूम हो गया जो माजी में कमालुद्दीन पाशा के साथ हुआ। बीदार कहती है कि मेरे अल्लाह अल्लाह हिफाजत करना। स्नेहा कहती है कि फिक्र न करें, वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगा। नईमे की शादी में कोई खलल नहीं होगा। उसने वासफी पाशा से बहुत इल्तिजा की। उसने कहा कि सब कुछ माजी में था, वो तलाक नहीं लेना चाहती, लेकिन वासफी हरगिज नहीं मानते। दूसरी तरफ खानदान पहुंच चुकी होती है। वो अफसन से कहती है कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं। अफसन फौरन से तस्वीर बैग में डाल लेती है और पीछे मुड़कर कहती है कि मैं आपकी सेहत का पूछने आई थी और आपके लिए तोहफा लाई हूँ। अफसन तोहफा देकर कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी शुक्रिया। मैं जानती हूँ कि आप मोहम्मद सलीम की मदद के बदले ये सूट लेकर आई हैं। कितने अफसोस की बात है, उसने आपका कर्ज अदा किया। जिसे भी मदद की जरूरत होती है मोहम्मद सलीम मदद कर देते हैं। अफसन कहती है कि मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। इसके बावजूद मैं ये तोहफा इसलिए बिल्कुल नहीं लाई थी। उन्होंने जो अदायगी की मैं इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। खानदान कहती है कि सलीम से दूर रहें, इसी में आपकी बेहतरी है। अफसन कहती है अगर मुझसे कुछ ऐसा हो गया है जो आपको अच्छा नहीं लगा। खानदान सख्त नाराज हो जाती है और कहती है कि यहाँ से चली जाएं, हमसे दूर हो जाएं। इसके बाद कारासू को अपने साथियों के साथ दिखाया जाता है। वो मुश्तइल तलबा को कहता है कि उन्होंने आपको सरे फहरिस्त दर्ज कर लिया है, आप अपने दोस्तों की तरह जेल में मरेंगे। वो आपको और आपके मुल्क से जला वतन कर देंगे। सहराओं में आपको एक घूंट पानी भी नहीं मिलेगा। उसमें से एक तालिब इल्म कहता है कि हम आपके हुक्म की तामील करेंगे। कारासू कहता है लिहाजा इन नंबरों को उतार दो जो इन्होंने तुम्हें पहनाए हैं। महल की तरफ चलो जल्दीज में। बहरा हमारी आवाज तक नहीं सुन सकता जब तक कि हम महल की राहदारियों में शोर न मचा दें। तमाम लोग कारासू के मजीद करीब आ जाते हैं। कारासू कहता है कि हम मुसल्लह हुए बगैर नहीं जाएंगे। उन्होंने अपने हथियारों से हमें रुकावट बनाया, हम फिर से ऐसा नहीं होने देंगे। इसके बाद कारासू बेल के पास पहुंचता है। वो कहता है कि फौजी कॉलेज के तलबा महल की तरफ चलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। बारबूस महल में अपना काम मुकम्मल करने ही वाला है। सबाहदीन भी वहाँ मौजूद होता है। वो कहता है कि वो जल्द ही हमारे साथ होगा। उसने महल का नक्शा ले लिया। बारबूस महल के दिल में दाखिल होना चाहता है। वो उस खुफिया कमरे की तलाश में है। अब्दुल हमीद वहाँ से अपनी तमाम कार्रवाइयाँ करते हैं। अगर वो इसका तयन कर लेता है तो वो अब्दुल हमीद के अहकामात जारी कर सकता है। कारासू कहता है अब मैं समझ गया कि बारबूस ने अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाली। वो एक अजीम काम में कामयाब होगा।
इसके बाद उस्मान पाशा और महमूद पाशा को दिखाया जाता है। वो बुखारी शरीफ की तमाम किताबें इकट्ठी कर रहे होते हैं। सिपाही पूरे कार्टन लाकर बाहर रखते हैं। महमूद पाशा कहते हैं कि मशल जला लें, पहले इस पर तेल डाल दें। इसके बाद सिपाही मशल जलाते हैं। महमूद पाशा उस्मान पाशा की इजाजत से जाली किताबों को आग लगा देते हैं। जैसे ही वो आग लगाते हैं तो एक खुफिया जगह से कैमरे की मदद से तस्वीरें उतार ली जाती हैं। इसके बाद सुल्तान और तहसीन पाशा को दिखाया जाता है। तहसीन पाशा कहते हैं कि इस बक्से के अंदर बारगूस ने जो भी छुपाया है इसका ताल्लुक जाली बुखारी शरीफ से भी हो सकता है। सुल्तान कहते हैं हर चीज से मुतालिक हो सकता है ये, लेकिन पाशा ऐसा नहीं हो रहा जैसा मैं चाहता हूँ। सुल्तान बक्से को उलट पलट कर देखते हैं और कहते हैं कि हम सिर्फ इम्कानात जानने की कोशिश कर रहे हैं। इतने में सुल्तान के दिमाग में एक बात आती है। वो अलसे की मदद से बक्से का जायजा लेते हैं और गौर से कुछ देखने के बाद कहते हैं कि हम मुहाफिज सिर्फ इसमें दिलचस्पी रखते हैं कि डब्बे में क्या है, लेकिन हमने लिफाफे को नजर अंदाज कर दिया पाशा। इसके ऊपर कुछ आदाद शुमार मौजूद हैं। ये सिकंदर पाशा के मकबरे की 1887 में बनाई जाने वाली तस्वीर है। तहसीन पाशा कहते हैं कि ये तो उस म्यूजियम में मौजूद है जो आपने खोला सुल्तान। सुल्तान कहते हैं कि इस डब्बे को खोलने का ये कोड हो सकता है पाशा। दूसरी तरफ फहीम पाशा अपने सिपाही से पूछते हैं कि फ्रेडो ठीक है। सिपाही बताता है कि उसकी गोली निकाल ली गई है और वो जल्द ही बेहतर होगा। पास बैठे मैयत आफंदी कहते हैं वो शेखुल इस्लाम को अगवा क्यों करना चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उनके खिलाफ कोई फतवा न जारी कर दें। फहीम पाशा कहते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा मैयत आफंदी, लूका टिस्सू को इस्लाम से मुतालिक फतवा नहीं मिल सकता, लिहाजा अब सिर्फ एक चीज बाकी है, वो है बगावत का फतवा। मैयत कहते हैं कि चले हम सुल्तान को बताते हैं। फहीम पाशा कहते हैं थोड़ा रुक जाओ, हम अकल लड़ा रहे हैं, हमारे पास सबूत भी नहीं है, हम बगैर सबूत के सुल्तान के पास नहीं जा सकते। इसके बाद सबाहदीन को बारबूस के कमरे में दिखाया जाता है। सबाहदीन कहता है कि बारबूस जल्दी उठो, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो गया। अब्दुल हमीद ने किताबें जमा कर ली हैं और उसने उनको जला दिया। फौजी कॉलेज के तलबा भी तैयार हैं। बारबूस जल्दी अपना लिबास ठीक करता है और कहता है कि अब मैं यहाँ से जाऊंगा। सबाहदीन कहता है कि होशियार रहना, सुरंग अगर सीधा खुफिया कमरे में गई तो ये फंदा भी हो सकता है। बारबूस कहता है कि मैं अब्दुल हमीद को अच्छी तरह जानता हूँ, तुम अपने असली शहजादा होने का लुत्फ उठाओ सबाहदीन। इसके बाद कमालुद्दीन और खदीजा को दिखाया जाता है। कमालुद्दीन कहता है कि मुझे लगा कि आप नहीं आएंगी। खदीजा कहती है कि मैं नहीं आने वाली थी, लेकिन हैरत हुई कि हमारे दरमियान सब होने के बाद आप क्या कहेंगे। कमालुद्दीन कहता है कि सुना है आप जल्दी जा रही हैं। खदीजा कहती है कि बिल्कुल दुरुस्त सुना, ये भी सुना होगा कि मैं तलाक ले रही हूँ। इन दोनों की बातें वासफी आफंदी भी साइड से सुन रहा होता है। कमालुद्दीन कहता है खदीजा मुझे माफ कर दें। खदीजा कहती है कि मेरे आपके लिए जज्बात तो हैं, लेकिन ये मेरे तमाम माजी के एहसासात हैं। मैंने वासफी पाशा से इल्तिजा की कि मुझे मत छोड़ें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने एक नेक दिल और आदिल शख्स का दिल तोड़ा है। मुझे अफसोस है कि आपको इन सब से गुजरना पड़ा। खदीजा कमालुद्दीन से बात करके पीछे पलटती है तो सामने वासफी आफंदी होते हैं। वासफी कहते हैं कि क्या मौत का इंतजार करना ज्यादा जल्दी नहीं है आपको। वासफी खदीजा के हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं हम जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के साथ अब रहेंगे। कमालुद्दीन भी सामने मौजूद होते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान उस डब्बे को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं और खुफिया कोड मिला रहे होते हैं। सुल्तान कहते हैं उन्होंने इसे अरूश पेशवा के जरिए खुफिया रखा है पाशा, ये बारबूस ने नहीं बनाया, इसका बनाने वाला दारुल हुकूमत में मौजूद है। इसकी एक नकल मौजूद है, हालांकि इस्कंदर में बाकी है। लोग जहाँ भी हों वो सच्चाई की पैरवी करते हैं। अगर इसकी एक नकल और होती तो इसके अंदर डब्बे में होती। सुल्तान मुसलसल डब्बे को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं और बिलाखिर डब्बा खुल जाता है। सुल्तान जैसे ही डब्बा खोलने लगते हैं
तो उसमें से निकलने वाली खुशबू को भी सूंघ रहे होते हैं। सुल्तान कागज खोलते हैं तो वो खाली होता है और उसके अंदर एक छोटी सी बोतल होती है। सुल्तान कहते हैं कि अब बारबूस हमारे लिए खाली कागज का टुकड़ा लेकर आया था। दूसरी तरफ बारबूस गार के अंदर नक्शा लेकर खुफिया दरवाजे में जा रहा होता है। इतने में बारबूस नीचे गिर जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो कोई भी नहीं होता। वो वापस खड़ा होता है और सोचता है कि अगर यहाँ जाल है तो मैं तुम्हारे कमरे के करीब हूँ अब्दुल हमीद। बारबूस मजीद आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद मंजर पलट जाता है। सबाहुद्दीन बैल और कारासू वो तस्वीरें देखते हैं जिसमें बुखारी शरीफ को जलाया गया। सबाहुद्दीन कहता है कि बुखारी शरीफ की किताबें जो दीनी उलमा के सामने मुस्तनद समझी जाती हैं, इनको बिला वजह जला दिया गया। अस्मा कहती है कि फौजी कॉलेज के तलबा को जिला वतन कर दिया जाएगा। कारासू कहता है और दोस्त भी मुझसे खबरों की तवक्का कर रहे हैं ताकि इनको जिला वतनी से रोका जाए। सबाहुद्दीन कहता है फतवे के लिए सब कुछ तैयार है, इसे जिला वतन कर दिया जाएगा या कत्ल कर दिया जाएगा। कारासू कहता है कि फतवा कौन देगा। सबाहुद्दीन कहता है बारबूस ने किसी को फतवे के लिए राजी कर रखा है। लूका ने शेखुल इस्लाम को अगवा करना है। जब शेखुल इस्लाम घूम रहे होंगे तो वो फतवा नहीं दे सकते। इसके बाद शेखुल इस्लाम को बग्गी में फहीम पाशा के साथ दिखाया जाता है। शेख साहब कहते हैं कि मेरे बारे में तमाम मालूमात दुरुस्त हैं। फहीम पाशा कहते हैं आप तक पहुंचने के लिए मैंने अपने एक आदमी की कुर्बानी दे डाली है। वो करीब करीब मरने वाला था लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। शेख साहब आपके पास दो रास्ते हैं। सबसे पहले आपको धमकी देकर हमारे सुल्तान के खिलाफ फतवा दिलवाया जाएगा। शेख साहब कहते हैं चाहे मैं मर जाऊं, खून बह जाए, मेरी जान निकल जाए, मेरे बेटे मेरे सामने मर जाएं, मेरा घर भी तबाह हो जाए, अगर ये गैर मुनसिफाना हो तो मैं ये फतवा हरगिज़ न दूंगा। फहीम कहते हैं ठीक है। दूसरा ये है कि वो आपको कत्ल करके फतवा हासिल कर लेंगे। ये मुमकिन नहीं कि जब तक आप मेरे साथ हैं कि कोई भी आपको नुकसान पहुंचा सके। जैसे ही बग्गी गुजरती है बाहर लूका ने नजरें जमा रखी होती हैं। वो अपने साथी को कहता है कि शेखुल इस्लाम की गाड़ी हमारे सामने से गुजर रही है, लेकिन उस गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी होती है। लूका समझ जाता है कि हम हमला नहीं कर सकते, हमें अभी इंतजार करना चाहिए। लूका कहता है कि बाज़ाहिर ये लगता है कि फ्रेडो अभी तक नहीं मरा। उसने कहा था कि खुफिया गोलियां आसमान से गिरेंगी और आदमी जमीन पर मरेंगे। इतने में लूका देखता है कि मैयत अफंदी और उस्मान भी घोड़ों पर जा रहे हैं। इसके बाद अफसन खातून को शहजादा सलीम के साथ दिखाया जाता है। अफसन सलीम को कहती है कि आपने अपनी बीवी को मेरे हालत के बारे में बता दिया, उसने आपसे दूर रहने के लिए मुझे खबरदार किया है। सलीम कहते हैं मुझे नहीं मालूम कि खानदान ने आपको क्या कहा, ये वाज़ेह है कि ये आपको अच्छा नहीं लगा। अफसन कहती है मुझे लगता है कि तमाम अल्फाज मेरी ज़ात के ऊपर थे और उसकी वजह सिर्फ आप हैं सलीम। इसके बाद अफसन वो तस्वीर सलीम को दिखाती है। अफसन कहती है कि आपने मेरी तस्वीर क्यों बनवाई है। सलीम ये सुन के खामोश हो जाते हैं। इसके बाद बारबूस को गार के अंदर दिखाया जाता है। इसके बाद बारबूस को सुल्तान की आवाज़ आती है। सुल्तान कह रहे होते हैं कि उस डब्बे के अंदर तो एक खाली कागज है। बारबूस का इससे क्या मतलब हो सकता है तहसीन पाशा, उसने ऐसा कौन सा कदम उठा लिया। बारबूस जब आवाज़ सुनता है तो कहता है कि तमाम राज इस दरवाजे के पीछे हैं अब्दुल हमीद। इसके बाद वो नीचे फर्श पर देखता है और कहता है यहाँ तो टेलीग्राफ की तारें गुजर रही हैं, मेरे अहकामात इन टेलीग्राफ से जाएंगे अब अब्दुल हमीद। इतने में सुल्तान के पास एक सिपाही आता है और बताता है हमने सोचा कि आपको अखबारात देखना चाहिए सुल्तान। तहसीन पाशा अखबारात पढ़ने लगते हैं और परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान भी खांसने लगते हैं, उन्हें सांस लेने में दुश्वारी हो रही होती है। सुल्तान पीछे मुड़कर तहसीन पाशा को कहते हैं कि इनमें क्या लिखा है। तहसीन पाशा कहते हैं आपने दीनी किताबें जला दी, शरई कानून को तब्दील कर दिया। सुल्तान खांसने लगते हैं और गुस्सा करते हैं कि इसका क्या मतलब है। जब हम इस्लाम के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं
तो ये ग़ीबत किस तरह की जा सकती है। सुल्तान मजीद खांसने लगते हैं और कहते हैं इस्लाम पहले से ज्यादा जिंदा है। सुल्तान इतना खांसते हैं कि उनसे बोला भी नहीं जा रहा होता। सुल्तान कहते हैं कि हर बार जब इस फैसले की तामील की जाएगी, हर बार इसका है फैसला किया जाएगा। सुल्तान इतना खांसते हैं कि उनके हाथ से छड़ी गिर जाती है। सुल्तान बेहोश हो चुके होते हैं। तहसीन पाशा जल्दी से तबीबों को बुलवा रहे होते हैं और इस तरह इस केस का